हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से आयत अशोक। फ्रेंड्स, आज हम ABFM के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 5 करेंगे और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड, तो ये टर्म लोन बचा हुआ था, उसको मैं यहाँ कवर कर दे रहा हूँ। व्हाट इज़ टर्म लोन, टर्म लोन की क्या खासियत होती है, क्या फीचर होते हैं, उसके बारे में पूरा बात करेंगे हम यहाँ पर। तो टर्म लोन की अगर बात करें, दिस इज अनदर मेजर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस बाई विच अ कंपनी कैन ऑब्टेन टर्म लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं चैप्टर, वो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के बारे में। तो कहाँ कहाँ से आप फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं उसकी बात हो रही है। तो उसी में से एक और तरीका है कि अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है, कोई कंपनी आपकी चल रही है, तो वहाँ पर आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको फाइनेंस चाहिए तो आप जो है टर्म लोन ले सकते हैं बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ओके, यानी NBFC वगैरह से भी ले सकते हैं। व्हाइल बैंक आल्सो गिव वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अलाउड टू गिव ओनली सच लोन which are repayable over the period as per the terms and condition of the sanction। बैंक जो है आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस भी अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है, लेकिन जो टर्म लोन होता है वो एक सर्टेन टर्म के लिए होता है। इसे टर्म लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सर्टेन टर्म के लिए होता है। जैसे मान लो हमने 10 साल के लिए लोन ले लिया, ठीक है, तो हमें इसे 10 साल में ख़त्म करना है। अगर आपने CC करवा ली, कैश क्रेडिट या OD अकाउंट खुलवा लिया, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। रोज़ पैसा डालो, रोज़ पैसा निकालो, कोई फ़र्क नहीं है। 20 साल चलो, 50 साल चलो, बैंक डोंट केयर वाली स्थिति है। लेकिन यदि आपने टर्म लोन लिया है तो टर्म विल बी फिक्स। कितने साल? 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, जैसा भी हो। तो इसीलिए इसे टर्म लोन कहा जाता है, ओके। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर अलाउड टू गिव ओनली सच लोन विच आर रीपेबल ओवर अ ईयर। मतलब ऐसे लोन जो रीपेबल हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयर में, एज पर टर्म्स और कंडीशन ऑफ सेंक्शन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रही हूँ, ओके। दिस सोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी एंड रिलेटिवली चीपर टू सर्विस। ध्यान दीजिए कि मतलब टर्म लोन इक्विटी से अलग होता है। इक्विटी का मतलब कंपनी अपना शेयर इशू कर दे, और ये सस्ता भी पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है। इक्विटी फॉर्म आर आइदर अ परमानेंट सोर्स where repayment is not there or a very long term period like 20 years in available for repayment in case of preference share or capital। देखिए, अगर आपकी कंपनी ने इक्विटी लॉन्च करी, अपना शेयर मार्केट में शेयर डाला है, तो ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ जो है मनी होता है, जहाँ पर रीपेमेंट की हो सकता है ज़रूरत ही न पड़े। मतलब सोचो कि टाटा कंपनी है, टाटा का शेयर आया होगा आज से 50-60 साल पहले, अभी भी चल रहा है, चलता ही रहेगा, कई सौ वर्षों तक चलता रहेगा, ठीक है। तो रीपेमेंट इज नॉट देयर। खरीदते बेचते रहते हैं, आपस में खेलते रहते हैं, लेकिन कंपनी को कुछ लौटाना नहीं है। या फिर दूसरा केस है कि हो सकता है कि कम से कम 20 साल के लिए वो शेयर आया हो और उसके बाद में उसको कंपनी वापस ले ले, इस तरीके का, जैसे प्रेफरेंस शेयर वगैरह के केस में होता है, ठीक है। तो 20 साल के लिए भी आते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपको रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। टर्म लोन कैन बी लॉन्ग टू मीडियम टर्म स्ट्रेचिंग टू अबाउट 10 ईयर्स। यानी कि आपको लॉन्ग टर्म, वैसे 60 टर्म के लिए भी होते हैं, मीडियम के लिए भी होते हैं, लॉन्ग के लिए भी होते हैं, लगभग जो है 10 साल के लिए मैक्सिमम होना चाहिए इसे। टर्म लोन मे नॉट बी एज कॉस्टली अ सोर्स ऑफ फाइनेंस एज टेकिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बिकॉज रेट्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वेयर साइक्लिकल मूवमेंट इन द बिजनेस फॉर्च्यून्स आर मोर आर लेस इवेंटेड। और ये कह रहे हैं कि अगर आप वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लेते हैं तो उससे टर्म लोन आपको सस्ता पड़ता है, बस इतनी सी बात है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट आपका है, जो कंपनी आप खोलने जा रहे हैं, उसके लिए लोन आप मीडियम टर्म के लिए ले रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के ले रहे हैं, उसी के आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड कर दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस आपको ज़रूरत होती है कंपनी को रन करने के लिए, कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए नहीं, रन करने के लिए। जब आप रन करने के लिए पैसा लेते हैं तो वो महंगा पड़ जाता है। जनरली टर्म लोन्स आर रिसॉर्टेड टू फाइनेंस सेटिंग अप आर एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जनरली हम टर्म लोन किस लिए लेते हैं? सेटिंग अप करनी है, हमको कोई कंपनी जो है सेटअप करनी है, या हमें किसी प्रोजेक्ट को या कंपनी को एक्सपेंड करना है, उस केस के लिए हम टर्म लोन लेते हैं। अब यहाँ पर मेन फीचर टर्म लोन की बात करेंगे, आगे पूरा लेक्चर इसी मेन फीचर पर ही चलेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ होती हैं, कितने टाइम पीरियड के लोन होता है टर्म लोन। ऑल लोन एक्सेप्ट डिमांड लोन आर टर्म लोन एंड आर जनरली ग्रांटेड फॉर शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। डिमांड लोन को छोड़ दीजिए तो सभी लोन जो है टर्म लोन होते हैं, और ये जनरली शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए दिए जाते हैं। जो शॉर्ट टर्म लोन होता है वो 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। जो लॉन्ग टर्म होता है वो आपका 5 से 10 साल में, और जो मीडियम टर्म होता है वो 1 से 5 साल। यानी कि शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर अंदर, मीडियम टर्म 1 से 5 साल के अंदर में, और लॉन्ग टर्म 5 से
10 साल के अंदर में पे करने होते हैं। दिस इज द पीरियड विद इन व्हिच द लोन्स आर टू बी फुली रीपेड। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें लोन पूरा का पूरा चुका देना होता है। अगर जो है लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया 10 साल का, तो 10 साल में पूरा का पूरा लोन खत्म करना होगा। लोन्स ग्रांटेड फॉर हाउसिंग, लेकिन अब कुछ इसमें ऐसे स्पेशल लोन होते हैं जैसे हाउसिंग लोन जो होते हैं ये 30 साल तक के लिए भी दिए जाते हैं। इनका टाइम पीरियड लंबा होता है, तो ये 5 से 30 साल के लिए भी दिए जाते हैं। किस पर्पज़ के लिए टर्म लोन आपको मिल सकता है? तो देखिए, टर्म लोन्स आर ग्रांटेड टू एक्वायर एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, to establish a factory or set up a project which are tangible and have a long useful life। जो टर्म लोन आपको दिया जाता है जिससे आप ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं, बिल्डिंग खरीद सकते हैं, कोई प्लांट या मशीनरी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि टेंजिबल होनी चाहिए। टेंजिबल मतलब जिन्हें हम छू सकें, ओके, और इनकी लॉन्ग यूजफुल लाइफ होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि आज लिया और कल ख़त्म हो गया। केला खरीदने के लिए आपको टर्म लोन नहीं देंगे क्योंकि वो सड़ जाएगा, ओके, तो वही है कि ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। For the reasons such as long gestation period, slow start to cash generation cycle and longer life, or longer period is granted for repayment। देखिए, लॉन्ग gestation period होता है, मतलब कहने का कोई कंपनी आप अगर खोलोगे तो उसको डेवलप होने में समय लगता है। गेस्टेशन पीरियड वैसे गर्भाशय का पीरियड होता है एक तरीके से कहा जाए तो, ठीक है, तो मतलब डेवलप होने में कंपनी को समय लगता है। उसके बाद में कैश जनरेशन साइकिल भी थोड़ा धीरे धीरे शुरू होता है। शुरू में पहले आपको खूब सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर जा करके आप जो है पैसे निकाल पाते हैं। इसकी लाइफ भी लॉन्गर होती है, यानी कि जो प्रोजेक्ट होगा, जो आपका कंपनी वगैरह खोलेंगे वो लंबे समय के लिए चलेगी। तो ऐसे में रीपेमेंट के लिए लंबा समय यहाँ पर आपको दिया जाता है, जो कि मैक्सिमम 10 साल तक का होता है, ओके। इफ़ प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी रनिंग, अगर मान लो कोई कंपनी है जो पहले से रन हो रही है और वो लोन लेती है, लोन इज टेकन फॉर कैपेसिटी बिल्डअप, यानी वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है। पहले वो जो है साल की 10,000 गाड़ियाँ बनाया करते थे, अब वो जो है साल की 50,000 गाड़ी मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। तो उस केस में चार्टर्ड यानी 5 साल के लिए भी जो है हम लोन उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि कैश फ्लो पहले से आ रहा है। 10,000 गाड़ी तो वो पहले से ही बेच रहे हैं, अब 50,000 बेचना चाहते हैं, तो 5 साल का समय लेकर के हम उनको लोन दे सकते हैं। शॉर्ट टू मीडियम टर्म लोन्स आर प्रेफर्ड टू फॉर अदर टेंजिबल एसेट्स सच एज कंप्यूटर, पेरीफेरल्स, फर्नीचर, रिनोवेशन। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर खरीदना है, आपको पेरीफेरल डिवाइसेस लेनी है, पेरीफेरल मतलब और भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो और चीज़ें होती हैं, जैसे राउटर खरीदना है, जैसे कीबोर्ड, माउस, है ना, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीज़ें, फर्नीचर लेना है घर के लिए, रिनोवेशन करवाना है मकान का, तो ऐसे में आप जो है बेहतर रहेगा कि 60 से मीडियम टर्म लोन लें। 60 लोन आपका 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, मीडियम टर्म लोन आपका 1 से लेकर के 5 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। यानी यहाँ लॉन्ग टर्म ना ले तो बेहतर है, लॉन्ग टर्म देंगे भी नहीं। फर्नीचर खरीदने के लिए आपको 20 साल का समय नहीं देगा, कोई बेड खरीदा है 20 साल में बचेगा ही नहीं, ओके। लोन साल आल्सो ग्रांटेड फॉर हाउसिंग एंड सॉफ्ट फर्निशिंग, आपको लोन जो है घर बनवाने के लिए भी दिया जाता है और सॉफ्ट फर्निशिंग के लिए भी दिया जाता है। सॉफ्ट फर्निशिंग क्या होती है? ये आपका घर में कुशन कर्टन्स वगैरह लगाने हैं, पर्दे लगाने हैं, है ना, खिड़की वगैरह सजानी, उस सब के लिए होता है, ओके। बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट की बात अगर करें, टर्म लोन कैरी अ फिक्स्ड एंड प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है और पहले से ही डिटरमाइन रहता है कि आपके ऊपर हम 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, तो ये पहले से ही रहेगा, ओके। द रेट टू बी चार्ज इज निगोशिएबल एंड डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स सच एज पीरियड, रिस्क, रेटिंग ऑफ बारोअर और क्रेडिट वर्थीनेस एज वेल एज पर्पज। अब कितना इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा वो निगोशिएटेड होता है, यानी कि आपस में तय किया सकता है, और कई सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं, जैसे कितने समय के लिए आप लोन ले रहे हैं, जो लोन दिया जा रहा है उसमें रिस्क फैक्टर कितना है, जो बारोअर लोन ले रहा है उसकी रेटिंग कैसी है, या क्रेडिट वर्थीनेस कैसी है, यानी कि वो पैसा लौटा पाता है या नहीं लौटा पाता है। ये सारी चीज़ें कंसिडर करके फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। इंटरेस्ट इज पेबल आइदर मंथली और क्वार्टरली और समटाइम्स इम्बेडेड इनटू ईएमआई यानी इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट व्हिच कंबाइन बोथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो है मंथली भी चुकाया जाता है, क्वार्टरली भी चुकाया जाता है। देखिए, इंटरेस्ट की बात हो रही, ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट को मंथली चुकाया गया, क्वार्टरली चुकाया गया, या फिर ईएमआई में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों चुकाए जाते हैं। पर ध्यान दीजिए इस बात को, थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज है। इंटरेस्ट यहाँ मंथली भी चुका सकते हो, क्वार्टरली भी, तो यानी मूलधन नहीं चुका रहे। लेकिन अगर आप ईएमआई चुकाते हैं, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट चुकाते हैं, तो वहाँ ब्याज और मूलधन दोनों चुकाते हैं। ज़्यादा हम ब्याज चुकाते हैं और मूलधन थोड़ा सा चुकाते हैं, विच कंबाइन बोथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, बता ही दिया। इन सर्टेन रेगुलेटेड सेक्टर देयर आर फ्लोर एंड सीलिंग रेट्स फॉर इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब्ड। अब कुछ सेक्टर जो रेगुलेटेड हैं, आरबीआई वगैरह तो रेगुलेट किए जाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया सकता है उसको रेगुलराइज किया गया है। मतलब कि लिमिट लगाई गई है कि आप मिनिमम 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, मैक्सिमम 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं टर्म लोन पर। ऐसी कंडीशंस हैं, ओके।
रेट्स आल्सो डिपेंड अपॉन मार्केट कंडीशन एंड कंपटीशन। रेट भाई मार्केट में कैसी स्थिति चल रही है, अगर रिसेशन चल रहा है तो रेट कम ही रहेगा, कंपटीशन कैसा है, दूसरे कितना बढ़िया ऑफर कर रहे हैं, हम कितना कर रहे हैं, इससे रेट चेंज होता रहता है। समटाइम्स द रिलेशनशिप विद द बारोअर एंड फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर आल्सो टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, बारोअर के साथ हमारी रिलेशनशिप कैसी है और फ्यूचर में हमारे पास क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आने वाली है उस बारोअर से, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रख करके कुछ सस्ते रेट वगैरह ऑफर कर दिए जाते हैं। ओके, पेनल एडिशनल और हायर रेट्स आर जनरली प्रोवाइडेड फॉर डिले बियॉन्ड द एग्रीड रीपेमेंट पीरियड। तो अगर आप जितने समय में रीपेमेंट करनी थी उतने समय में अगर रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि एक तरीके का पेनल्टी लग जाएगी, आपको एडिशनल या हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अगर आप समय से पेमेंट नहीं करते हैं। इन केस मोरेटोरियम इज ग्रांटेड फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एज पर द शेड्यूल। अगर मान लीजिए आपको मूलधन चुकाने के लिए मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है। मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, जब आप लोन लेते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल एजुकेशन लोन होता है। मान लीजिए आपने एजुकेशन लोन लिया 4 साल का बीटेक करने के लिए, ठीक है, 10 लाख रुपए का बीटेक करना चाहते हैं। तो अब भाई जब आप बीटेक कर रहे हैं 4 साल तक, तब तक तो आप कमा नहीं रहे हैं, तो कमा नहीं रहे तो बैंक को पैसे नहीं लौटाएंगे। ओके, तो ऐसे में क्या होता है, बैंक आपको 4 साल देती है प्लस 1 साल का और समय देती है कि चलो ठीक है 4 साल पढ़ लिया बीटेक, 1 साल और इधर दौड़े और मेहनत करके नौकरी ले ली, तो ये 5 साल का समय दे दिया कि इस दौरान आपको हमें जो है पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जब 5 साल बाद तुम कमाने लगो तो हमें पैसे देने लगना। ठीक है, बस लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर होती है कि इस 5 साल में क्या कोई इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, सवाल ये पूछिए अपने आप से। तो भाई ध्यान रखिएगा, लगेगा, कि इंटरेस्ट लगेगा। आपने लोन कितने का लिया था, 10 लाख रुपए का, ये हो सकता है 5 साल बाद ये 14 लाख रुपए हो चुके हैं इंटरेस्ट जोड़ करके। जब आपने लोन लिया था तो आपको ईएमआई हो सकता है 52,000 रुपये या 42,000 रुपये बताई गई थी, लेकिन अब आपकी ईएमआई हो सकता है 62,000 रुपये हो गई हो। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट जुड़ता हुआ आ रहा है। अब यहाँ एक और बात होती है, लोगों को जानकारी नहीं होती है, आप ये इंटरेस्ट पे भी कर सकते हैं। से आपने एजुकेशन लोन लिया और आपके फादर कैपेबल हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करते रहना चाहिए, शुरू से ही इंटरेस्ट पे करते रहिए, मूलधन मत पे करिए। क्लियर हो गई मेरी बात। तो वही अब मेरे ख्याल से मोरेटोरियम, ये जो 5 साल का समय मिला इसे ही मोरेटोरियम पीरियड कहते हैं। तो अगर मोरेटोरियम मिला हुआ है आपको प्रिंसिपल मूलधन रीपेमेंट के लिए, तो भी इंटरेस्ट आपको एज पर शेड्यूल जमा करते रहना चाहिए। क्लियर हो गई बात, आई बिलीव इसमें कुछ बचा नहीं। वेदर द इंटरेस्ट इज पेड सेपरेटली आर इज एम्बेडेड इन ईएमआई, इंटरेस्ट कीप्स रिड्यूसिंग डिपेंडिंग अपॉन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। तो चाहे आप इंटरेस्ट अलग से पे कर रहे हों, चाहे ईएमआई में जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे कर रहे हों, जो आपका इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे घटता रहता है। जैसे जैसे प्रिंसिपल अमाउंट घटती जाती है वैसे वैसे इंटरेस्ट घटता जाता है। मतलब कहने का, जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी ईएमआई जो है हो सकता है घटती हुई चली जाए, या ईएमआई नहीं घटती है तो उसमें इंटरेस्ट, जैसे मान लो 62,000 की ईएमआई है तो शुरू के दिनों में हो सकता है आप 60,000 रुपये इंटरेस्ट और 2,000 रुपये मूलधन पे कर रहे हों। धीरे धीरे ये घट करके क्या होगा, अब आप 40,000 रुपये इंटरेस्ट और जो है 22,000 रुपये मूलधन पे कर रहे हैं। आगे चल करके पता चल रहा है कि अब 10,000 इंटरेस्ट और जो है 52,000 रुपये मूलधन पे कर रहे हैं। ओवरऑल आप दे 62,000 ही रहे हैं, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि भाई आप बहुत सारा पैसा भर चुके हैं। शुरुआत में आपने जो है 10 लाख रुपए लोन लिया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे घट करके पता चल रहा है कि 3 ही लाख बचा है। कुछ दिन बाद पता चला 1 ही लाख रुपए बचा, तो 1 लाख बचा है तो इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली उसी हिसाब से घटता जाता है। ठीक है, तो इसकी बात जो है इतनी सारी दोबारा से कर लेते हैं और मेरे ख्याल से क्लियर भी हुआ होगा, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं है। तो हमने टर्म लोन में देखा कि मतलब जो है अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए तो उसके लिए एक अदर तरीका है कि आप बैंक से टर्म लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बैंक वर्किंग कैपिटल फाइनेंस भी देते हैं, लेकिन उसके अलावा वो आपको टर्म लोन भी देते हैं जो कि कुछ सर्टन टाइम पीरियड में आपको रीपे करना होता है फुल्ली। ओके, इक्विटी से ये अलग होता है और सस्ता पड़ता है इक्विटी के मुकाबले, यानी कि शेयर से सस्ता पड़ता है। अगर कोई कंपनी इशू करती है अपने शेयर तो वो उसके पास परमानेंट पैसा आ जाता है, या फिर यानी कि उसमें कोई रीपेमेंट नहीं करनी होती है, और या फिर रीपेमेंट करनी भी होती है तो लगभग 20 साल बाद करनी होती है। ओके, टर्म लोन जो है मीडियम टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, लगभग 10 साल तक मैक्सिमम ये चलते हैं। ओके, टर्म लोन जो है आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जितने भी समय के लिए आप लोन करवाते हैं उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाता है, तो ये सस्ता पड़ जाता है। जनरली आप टर्म लोन तब लेते हैं जब आपको कोई जो है कंपनी सेटअप करनी है या फिर जो है अपने प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन करना है। मेन फीचर जो है टर्म लोन के हमने यहाँ नीचे डिस्कस किए हैं, जिसमें आपका टाइम पीरियड होता है। शॉर्ट टर्म लोन होते हैं जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं, मीडियम टर्म लोन होते हैं जो 1 साल से 5 साल के अंदर के लिए होते हैं, और लॉन्ग टर्म लोन होते हैं जो 5 से 10 साल के लिए
होते हैं। ओके, डिमांड लोन को छोड़ करके बाकी सभी लोन आपके टर्म लोन होते हैं। ओके, और ये वो टाइम पीरियड है जिसमें ये लोन पूरी तरह से रीपे हो जाना चाहिए, यानी कि अगर आपने कोई लोन 10 साल के लिए लिया तो 10 साल में पूरा पूरा ख़त्म करना होता है। अगर आप हाउसिंग वगैरह के लिए लोन ले रहे हैं तो वो मैक्सिमम 30 साल के लिए भी आपको मिल जाता है। किस पर्पज़ के लिए आपको लोन दिया जाता है? तो आप ज़मीन खरीद सकते हैं, आप बिल्डिंग खरीद सकते हैं, आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद करके अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए जो टेंजिबल हो। ओके, टेंजिबल चीज़ों के लिए ये लोन दिए जाते हैं, और ये जो भी चीज़ें होती हैं उनकी लॉन्ग टर्म यूजफुल लाइफ होनी चाहिए। इसका रीज़न देखो, यहाँ पर रीज़न ये होता है कि गेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होता है, यानी कि कंपनी को डेवलप होने में समय लगता है, कैश जनरेशन की साइकिल यानी कैश जनरेट होने में भी समय लगता है, इसीलिए रीपेमेंट के लिए लंबा समय दिया जाता है टर्म लोन में। ओके, अगर कोई प्रोजेक्ट या कोई कंपनी पहले से रन कर रही है और उसे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए लोन चाहिए तो उस केस में हम 5 साल का भी लोन दे सकते हैं, क्योंकि कैश ऑलरेडी फ्लो हो रहा है, तो ऐसे में मुश्किल नहीं होती उस कंपनी को। 60 से मीडियम टर्म के लोन जो है अदर जैसे टेंजिबल एसेट्स जैसे कंप्यूटर खरीदना है, पेरिफेरल्स खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, रेनोवेशन करवाना है, उनके लिए ज़्यादातर 60 से मीडियम टर्म के लोन देते हैं। 60 टर्म लोन 1 साल के अंदर पे करने होते हैं, मीडियम टर्म लोन 1 से 5 साल के अंदर पे करने होते हैं, और लॉन्ग टर्म लोन आपके 5 से 10 साल के अंदर पे करने होते हैं। लोन जो है आपको हाउसिंग के लिए और सॉफ्ट फर्निशिंग के लिए भी दिया जाता है। इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट पहले से ही फिक्स रहता है, प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ये आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो निगोशिएट किया सकता है, और कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा, जैसे कितने समय के लिए लोन ले रहे हैं, रिस्क कितना है, आप अगर बारोवर है कोई कंपनी है तो उसकी रेटिंग क्या है, या फिर जो बंदा ले रहा है उसकी क्रेडिट वर्थीनेस कैसी, उसका सिविल स्कोर वगैरह कैसा है। ओके, इंटरेस्ट जो आपका पेबल होता है या तो मंथली होता है या क्वार्टरली होता है, सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, या फिर अगर आप चाहो तो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई के रूप में इंटरेस्ट और मूलधन दोनों पे कर सकते हैं। ओके, सर्टन रेगुलेटेड सेक्टर्स में क्या है कि फ्लोर और सीलिंग लिमिट, यानी कि मिनिमम कितना वैल्यू रख सकते हैं हम इंटरेस्ट की और मैक्सिमम कितनी वैल्यू रख सकते हैं वो डिसाइड होती है। मिनिमम हम 6% इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, मैक्सिमम हम 18% चार्ज कर सकते हैं, ये चीज़ें डिसाइड रहती हैं। रेट्स जो है डिपेंड करते हैं मार्केट की कंडीशन कैसी चल रही है और कंपटीशन कैसा मिल रहा है। कई बार होता है कि हमें अपने बारोवर के साथ हमारी रिलेशनशिप कैसे है, फ्यूचर में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी, तो इन सब चीज़ों को भी अकाउंट में लिया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करने के लिए। अगर आप रीपेमेंट पीरियड जितना एग्री हुआ है उससे ज़्यादा समय लेते हैं, डिले करते हैं, तो आपके ऊपर पेनल इंटरेस्ट या एडिशनल हायर इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाया जाता है। अगर आपको मोरेटोरियम पीरियड मिला हुआ है रीपेमेंट करने के लिए, मूलधन का रीपेमेंट करने के लिए अगर आपको मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है तो इंटरेस्ट को एज पर शेड्यूल ही पे करते रहना चाहिए। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था एजुकेशन लोन लेकर के, ठीक है। अब चाहे इंटरेस्ट सेपरेटली पे किया जाए, चाहे ईएमआई में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों साथ पे किए जाएं, धीरे धीरे इंटरेस्ट घटता रहता है, क्योंकि आपका मूलधन घटता रहता है तो बदले में इंटरेस्ट भी घटता चला जाता है, ठीक है। तो ये बातें हम कर चुके हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट रीपेमेंट। Loans are generally repaid over the granted period and generally in installment which are monthly, quarterly and half yearly and yearly। तो लोन जो है जनरली जितना समय दिया गया होता है, मान लो 5 साल 10 साल जो भी समय दिया गया होता है उसमें रिपे किया जाता है। मंथली इंस्टॉलमेंट होती है आपकी, क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली या ईयरली भी आप ले सकते हैं। इन सम स्पेसिफिक बट टाइम बाउंड एक्विजिशन ऑफ एसेट्स देयर इज रिकवरी बाई बुलेट पेमेंट इन वन शॉट। मतलब कुछ एसेट्स में बुलेट पेमेंट का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। बुलेट पेमेंट का मतलब होता है कि सारा का सारा पेमेंट एक ही साथ किया जाएगा। आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया 3 साल के लिए, ठीक है। अब ये मान लो 8 लाख हो जाएगा, जो है 3 साल बाद ही 8 लाख हो जाएगा 5 लाख का लोन। तो अब क्या करो, सारा का सारा पैसा एक ही साथ 8 लाख रुपए इकट्ठे ही पे कर दिया ला करके बैंक को, बात खत्म हो गई। तो इसे बुलेट पेमेंट कहते हैं। एक गोली मारी काम खत्म हुआ, वो वाली बात होगी, एक ही बुलेट से काम खत्म हो गया इन वन शॉट। ओके, तो वही बात होगी। तो ऐसे लोन भी दिए जाते हैं फ्रेंड्स, ओके, बुलेट पेमेंट कहा जाता है। मोरेटोरियम इज ग्रांटेड फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट वेयर प्रोजेक्ट्स आर लार्ज एंड कैश जनरेशन आर लाइकली टू टेक टाइम। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बड़ा है और उसमें कैश जनरेट होने में, पैसे निकलने में समय लगेंगे, तो उस केस में मूलधन के रीपेमेंट में मोरेटोरियम का टाइम दिया जाता है। आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि 2 साल 3 साल दे दिया जाता है कि इतने समय तक कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट पे करते रहना होता है। इन केसेस लाइक ईएमआई द फाइनेंशियल बर्डन इज इवनली स्प्रेड आउट थ्रू इंटरेस्ट कंपोनेंट ग्रेजुअली गोज डाउन। देखिए, ईएमआई यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में जो फाइनेंशियल बर्डन है वो धीरे धीरे आपका घटता रहता है, स्प्रेड आउट रहता है। क्यों? क्योंकि जो है इंटरेस्ट कंपोनेंट धीरे धीरे घटता हुआ चला आता है। फ्रॉम एवरी इंस्टॉलमेंट द accrued interest is carved out first and only the remaining amount is appropriated towards the principal। मतलब बोल रहे हैं हर एक इंटरेस्ट जो आप भरते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी 62,000 का वो जा रही है, ईएमआई जा रही है हर महीने की, तो इस 62,000 में हो सकता है कि 52,000 केवल इंटरेस्ट का जा रहा हो पोर्शन, और बाकी जो बचा वो 10,000 रुपये आपके
किसके जाते हैं, वो आपके प्रिंसिपल यानी मूलधन के जाते हैं। वही बोल रहा है कि पहले सबसे पहले जितना इंटरेस्ट बना है उसको रिकवर, बैंक में ध्यान रखिएगा, बैंक सबसे पहले ब्याज रिकवर करता है और फिर जाकर के मूलधन की तरफ जोर देता है। सबसे पहले उसकी ज़रूरत होती है कि हम मूलधन बाद में रिकवर करेंगे, पहले ब्याज हम वसूलेंगे तुमसे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो भी आप EMI देते हैं उसमें से सबसे पहले जितना इंटरेस्ट बना उसको कवर करने की कोशिश की जाती है, फिर जाकर के मूलधन का पैसा आपसे लिया जाता है। करेंसी की बात करते हैं। बहुत सारे लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं। द इम्पोर्ट कंपोनेंट ऑफ द एसेट इज क्वाइट लार्ज वेयर द लोन्स आर ग्रांटेड इन फॉरेन करेंसी टू फैसिलिटेट प्रॉपर रिक्वायरमेंट। देखिए कई बार क्या होता है, बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिनको इंपोर्ट करना होता है, सर्टन चीज़ों को इंपोर्ट करना, विदेश से मशीनरी आ रही, विदेश से कारें आ रही, विदेश से इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमें उनको लोन देना है, लेकिन अब उन्हें फॉरेन करेंसी में लोन चाहिए होगा। भाई सीधी सी बात है, क्योंकि उनको विदेश में पेमेंट करनी है, वो कोई सामान मंगवा रहे हैं, इसका मतलब इंडिया से जो है डॉलर जाने की स्थिति है, तो फॉरेन करेंसी में हमें लोन देना पड़ता है। सिंस कोटेशंस आर फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड एंड बाय द टाइम एक्चुअल इंपोर्ट टेक प्लेस INR एलिमेंट में भी डिफरेंट अमाउंट। तो बोल रहे हैं कि भाई कोटेशन जो आपको दी जाएगी वो फॉरेन करेंसी में दे दी जाएगी, और जब तक एक्चुअल इंपोर्ट हो और पेमेंट, मान लो तुमने लोन अभी करवा लिया और सामान आने में 3 महीने लग गए, तो 3 महीने बाद जो रेट चलेगा उसी पर ही पेमेंट करनी होगी। वही बोल रहा है कि INR एलिमेंट तब तक अलग हो जाता है। रीपेमेंट्स आर आल्सो डन इन फॉरेन करेंसी वेयर द बारोअर बाइज द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द मार्केट एट द देन प्रिवेलिंग रेट। जो रीपेमेंट होती है, लोन आपने किस में दिया है, फॉरेन करेंसी में दिया है, तो रीपेमेंट किस में होगी, फॉरेन करेंसी में होगी। जहाँ पर बारोअर क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से खरीदेगा जो भी रेट उस समय चल रहा हो, और उसको मतलब जो है रुपए देगा और बदले में डॉलर लेगा और उस डॉलर को बैंक में डिपॉजिट करेगा। यही बात बताई जा रही है आपको करेंसी के बारे में। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी की क्या स्थिति रहेगी। अनसर्टिनिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑब्वियसली इनहेंस रिस्क परसेप्शन एंड सो आल्सो इन सिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ लेंडर। अगर अनसर्टेनिटी है भाई, है ना, कि लंबे समय के लिए लोन ले रहे हो, 10 साल के लिए ले रहे हो, पता नहीं 10 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऑब्वियसली रिस्क बढ़ जाता है। और साथ ही साथ में जो लोन देने वाला लेंडर है उसके मन में भी इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं आ जाती है कि पता नहीं, हाउसिंग लोन वगैरह तो 30-30 साल के होते हैं, सोचो कितनी हिम्मत की जरूरत होगी 30 साल के लिए किसी को पैसे देना। ओके, इवन अदरवाइज नो लेंडर कैन आर विल लेंड विदाउट सिक्योरिंग द टर्म लोन बाई क्रिएटिंग चार्ज ओवर द प्राइमरी एसेट दैट इज एसेट परचेज फॉर द टर्म लोन। जनरली क्या करेंगे, जो लेंडर होते हैं वो टर्म लोन देने से पहले प्राइमरी एसेट जो भी है उस पर चार्ज क्रिएट करते हैं, यानी उस पर किसी तरीके का मॉर्टगेज, हाइपोथेकेशन, है ना, जो भी बन पड़ता है उसको अपने कब्जे में लेते हैं या फिर उसको अपने पास गिरवी रखते हैं, बंधक रखते हैं। ओके, तो प्राइमरी एसेट किसे कहेंगे, वो एसेट जिसके टर्म लोन लेकर के जो आपने खरीदा है। फॉर एग्जांपल आपने टर्म लोन लेकर के एक घर खरीदा, तो प्राइमरी एसेट में घर आ गया आपका। ओके, उसके बाद में समटाइम कोलेटरल सिक्योरिटीज भी मांगी जाती हैं। मान लो जो आपने 1 करोड़ रुपए लिए बैंक से, ठीक है, और उससे जो आपका घर बना उससे ही काम नहीं बैंक का चल रहा है सिक्योरिटी का, तो वो क्या बोलेगा कि ऐसा है कि जो पुराना वाला घर है उसको भी गिरवी रख दो। तो जो आपकी पर्सनल एसेट होते हैं, यानी वो टर्म लोन से नहीं बना है, जो टर्म लोन ले करके जो एसेट बनाए उसे प्राइमरी एसेट कहेंगे। जो बिना टर्म लोन के आपके पास पहले से एसेट है उसे कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं, कोलेटरल डैमेज से बचने के लिए। तो समटाइम कोलेटरल सिक्योरिटीज ऑब्टेन की जाती हैं विच जनरली कंप्राइज ऑफ पर्सनल एसेट्स ऑफ द प्रोमोटर्स, यानी जिसने भी लोन लेना है उसके पर्सनल एसेट होते हैं, स्पेशली टू कीप द प्रोमोटर हाईली कमिटेड। इससे क्या होता है कि उसका ये जो टर्म लोन लेकर के घर बनाया वो तो गिरवी ही है, अपना घर भी बंधक और गिरवी रहता है। तो ऐसे में क्या है कि प्रमोटर हाईली कमिटेड रहता है कि नहीं, हमको पैसे अपने चुकाने हैं। ओके, टेंजिबल सिक्योरिटीज आर ऑलवेज प्रेफर्ड। भाई देखो, टेंजिबल सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटी जिसे हम छू सकें उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि कोई घर है, कोई ज़मीन है, कोई मकान है, कोई कार है, ये सब चीज़ें ज़्यादा ठीक रहती हैं, इनको बेचना आसान पड़ेगा। किसी कंपनी की ब्रांड वैल्यू बेच करके हमें पैसे नहीं मिलते हैं, इसीलिए टेंजिबल सिक्योरिटी ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं। अ प्रॉपर एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन इज कैरीड आउट बाय द लेंडर, मतलब जो है अच्छी तरीके से और इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करवाया जाता है लेंडर के द्वारा। जो भी मान लो तुमने अपना हाउस जो है कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर रखना है, तो तुम्हारे घर का इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करवाएगा कि हाँ इस घर की क्या वैल्यू बन रही है मार्केट में। 70 लाख रुपए मान लो निकल करके आती है। टाइटल टू मॉर्टगेज एसेट एंड लिक्विडिटी आर सेल एबिलिटी इज आल्सो एग्जामिन, या ठीक है, जो एसेट, जो घर आप बंधक रख रहे हो उसका टाइटल यानी उसका मालिकाना हक है तुम्हारे पास कि नहीं, ये चेक किया जाता है। लिक्विडिटी की बात की जाती है, यानी इस घर को हम बेचना चाहेंगे तो बेच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। सेल्स एबिलिटी, क्या ये आसानी से बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये सारी चीज़ें भी एग्जामिन की जाती हैं। ओके, अब बात करते हैं अमाउंट ऑफ लोन की। इन केस ऑफ परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स लेंडर कैरीज आउट एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग मार्जिन टू कवर वैल्यू फ्लक्चुएशन द बारोअर्स मार्जिन आर कंट्रीब्यूशन द लोन अमाउंट इज डिटरमाइंड।
तो अगर कोई एग्जिस्टिंग एसेट परचेज किया जा रहा है तो उसके इसमें लेंडर क्या करेगा, उसका इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करवाएगा। मान लो कोई घर आप खरीद रहे हो, वो 70 लाख रुपए का है उसका, मान लो, ठीक है। उसके बाद में मार्जिन आपसे लेगा, वो पूरे के पूरे 70 लाख रुपए आपको नहीं देगा बैंक, आपसे बोलेगा कि आप ऐसा है कि 10% खुद लेकर आइए, यानी 7 लाख खुद अरेंज करिए और बाकी का जो है 63 लाख रुपए हम अरेंज करके देते हैं। यहीं पर ही प्रॉब्लम खड़ी होती है। क्यों खड़ी होती है? आप एक बैंकर हैं तो पहली बात ये कि जो है वो सारी गाइडलाइन फॉलो करने वाले घर आप खरीद सकते हैं। अब आप सोचिए, जो है आपने बिल्डर से बात की, पता चला कि आपकी 80 लाख रुपए की लिमिट है कि आप 80 लाख का लोन ले सकते हैं, ठीक है। बैंक में कंडीशन है कि 15% खुद अरेंज करना पड़ेगा, बाकी का हम दे देंगे। तो 8 लाख का 15% हो गया 12 लाख रुपए। पहली समस्या आपके सामने। पहली बात तो आपके पास 12 लाख रुपए नगद होनी चाहिए, ठीक है। 80 लाख बैंक देगा ही नहीं, आपको 12 लाख रुपए कम देगा, यानी कि 68 लाख रुपीज़ का लोन आपको बैंक सैंक्शन करेगा, ठीक है। तो 12 लाख रुपए पहली बात तो आपके पास होंगे नहीं जल्दी से, भाई बहुत अमीर है तो बात अलग की है, अदरवाइज हमारी तरह जो है मतलब ज्वाइन किए हैं तो 12 लाख रुपए तो भाई कभी आएगा, क्योंकि 60,000 रुपये 70,000 रुपये सैलरी आती है, वो जो है हमें लगता है 10-15 दिन में इधर उधर उड़ जाती है, फिर हम अगले महीने किसी से उधार मांग रहे होते। तो ऐसे में 12 लाख तो सपना ही है, ठीक है, चलो कोई नहीं। अब 12 लाख रुपए की समस्या प्लस एक और समस्या होती है। 80 लाख रुपए का आप घर खरीदोगे ना, तो वहाँ ब्लैक एंड वाइट मनी का भी कॉन्सेप्ट है। वो पूरे के पूरे 80 लाख रुपये या 68 लाख रुपये का ही घर खरीद रहे हो भाई, तो वो पूरे 68 लाख आपसे नगद नहीं लेंगे। अब यहाँ फंस गए, वो बोलते हैं कि सर कम से कम आप 20 से 30 लाख रुपये हमको कैश दीजिए। बैंक आपको नगद देगा नहीं, वो उसके खाते में डालेगा। तो भाई अब समस्या कहाँ है? 12 लाख रुपए ये अरेंज करो, 20 से 30 लाख रुपए नगद अरेंज करो, तो 30, 10, 40, 42 लाख रुपए आपको नगद चाहिए होगा। बाकी का पैसा वो जो है ब्लैक और वाइट का खेला करते हैं भाई, ये सारे बिल्डर्स करते हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएँ आ जाती हैं, तो इसकी वजह से आदमी लोन ले करके घर बनवाना बड़ा मुश्किल होता है, खास करके बैंकर्स के लिए, ठीक है। फ्रॉडर की मैं बात नहीं करता, लेकिन ईमानदार आदमी के लिए मुश्किल है। इन केसेस वेयर द टर्म लोन इज for creation of fixed asset by the borrower, the loan amount is arrived by the debt equity ratio as decided by lender। तो अगर टर्म लोन जो है फिक्स एसेट के लिए जो है क्रिएशन के लिए बारोवर खरीदना, मतलब फिक्स एसेट खरीदना चाहता है टर्म लोन की सहायता से, तो जो लोन अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए डेट इक्विटी रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। डेट मतलब कितना कर्जा है कंपनी का, मान लो 100 रुपये का है, और कंपनी के पास कितने पैसे हैं, इक्विटी के तौर पर कितना है, 300 रुपये हैं। तो ये जो है 1:3 ये सारे रेशियोज देखे जाते हैं, ओके। अप्रेजल की बात करते हैं। द अप्रेजल प्रोसेस ऑफ अ टर्म लोन बाय द लेंडर डिपेंड्स ऑन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट फाइनेंस। जो टर्म लोन देने वाला है, ठीक है, अब जो आपका प्रोजेक्ट फाइनेंस होना है उसका साइज़ कैसा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही आपके टर्म लोन का अप्रेजल किया जाता है। यानी कि उसको अध्ययन किया जाता है कि हाँ ये जो है फिजिबल है, आगे चलेगा कि डूब जाएगा। हाउएवर नो टर्म लोन इज ग्रांटेड विदाउट एग्जामिनिंग द इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी। ये दोनों चीज़ें देखी जाती हैं कि इकोनॉमिकली वायबल है, जो ये बात कह रहे हैं, जितना कमाने की ये बात करें उतना कमा पाएंगे कि नहीं, टेक्निकली ये संभव है जो काम करना चाहता है ये प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें ध्यान करके उसका अप्रेजल किया जाता है, प्रोजेक्ट का अप्रेजल किया जाता है। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की। WCTL वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉर्मल टर्म लोन गिवन बाई अ बैंक आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट इज अ टर्म लोन अगेंस्ट द करंट एसेट। ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल टर्म लोन नहीं होता है, ये एक टर्म लोन है जो कि करंट एसेट्स के अगेंस्ट दिया जाता है। आपके पास कितना करंट एसेट है उसी के अगेंस्ट जो है आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। मैंने शुरू में ही बताया था कि वर्किंग कैपिटल लोन बैंकों के द्वारा दिए जाते हैं, ये थोड़े महंगे पड़ते हैं, ओके। इट इज़ यूज्ड इन बैंकिंग इंडस्ट्री व्हेन अ वर्किंग कैपिटल लोन गिवन बाय बैंक इज नॉट बीइंग प्रॉपरली सर्विस्ड बाय द बारोवर ड्यू टू टेम्पोररी लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट। अब आपको वर्किंग कैपिटल टर्म लोन कब दिया जाएगा? जब आपको वर्किंग कैपिटल लोन, ध्यान दीजिए, वर्किंग कैपिटल लोन आपको पहले से दिया गया है लेकिन उससे आपका काम नहीं चल पा रहा है, तब आपको वर्किंग कैपिटल टर्म लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है, ओके, ठीक है। यानी कि मतलब ये है कि आपको वर्किंग कैपिटल लोन बैंक में प्रोवाइड किया था, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से पैसे नहीं लौटा पा रहे हैं क्योंकि आपको टेम्प्रोरी लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो गई, कैश नहीं है आपके पास में। ड्यू टू दीज लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट द कैश क्रेडिट अकाउंट रिमेन्स जनरली ओवरड्रान। अब लिक्विडिटी आपके पास नहीं रहेगी तो आपका जो CC अकाउंट है उसमें से आप हमेशा ओवरड्रान ही करके रखोगे। अगर CC की लिमिट 10 लाख है तो आप उसमें 12 लाख 15 लाख निकाल के बैठे ही रहते हैं, ठीक है। अब इस टेम्प्रोरी लिक्विडिटी सिचुएशन को, प्रॉब्लम को संभालने के लिए बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन देता है, ठीक है, जिसको हम वर्किंग कैपिटल टर्म लोन कहते हैं। बैंक फिक्सेस द इंस्टॉलमेंट फॉर रीपेमेंट। बैंक क्या करेगा यहाँ पर, रीपेमेंट के लिए इंस्टॉलमेंट फिक्स कर देता है, ओके। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन आर मोर रिलेवेंट इन प्री लिबरलाइजेशन एरा व्हेन द क्रेडिट वाज रिस्ट्रिक्टेड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ MPBF, है ना।
मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, इसे टंडन कमेटी भी की रिकमेंडेशन पर लाया गया था, वाज स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। तो वर्किंग कैपिटल टर्म लोन का कॉन्सेप्ट जो है ये उदारीकरण की नीति से पहले ज़्यादा रिलेवेंट था, क्योंकि तब क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड थे, यानी कि ज़्यादा लोन आसानी से मिलते नहीं थे, और साथ ही साथ में जो MPBF यानी मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का जो कॉन्सेप्ट था वो भी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाता था। MPBF मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस जो था ये टंडन कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया था। ABM का टॉपिक है, ये पूछा जाता है आपसे, तो थोड़ा सा यहाँ मैं इसका MPBF मेथड का आपको ओवरव्यू जरूर करवा दूंगा। बैंक्स वर रिक्वायर्ड टू इंश्योर द रिक्वायर्ड करंट रेशियो डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे यूज फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। तो ध्यान रखिएगा कि MPBF यानी टंडन कमेटी ने 2 मेथड सुझाए थे। पहला मेथड में करंट रेशियो 1:1 का होना चाहिए पहले मेथड में, और दूसरा मेथड कहता है कि करंट रेशियो का 1:1.33 का होना चाहिए। ये करंट एसेट हैं और ये करंट लाइबिलिटी होती हैं, यानी कि करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपान करंट लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो हमें करंट रेशियो कितना मेंटेन करना, 1:1 का, यानी जितनी लाइबिलिटी हो उतना ही एसेट होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, अगर लाइबिलिटी 1.33 की है तो एसेट हमारा 1 रहे तो चल जाएगा। ओके, क्लियर हो गई बात। देखिए मैंने फुल फॉर्म बताया आपको MPBF का, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, ये टंडन कमेटी की रिकमेंडेशन पर आया था। इसमें 2 मेथड हैं। पहले मेथड में जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो 1:1 का मेंटेन होना चाहिए, दूसरे मेथड में 1:1.33 का मेंटेन होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं किसका, MPBF का, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस यानी टंडन कमेटी की जो दोनों मेथड हैं उसका देखते हैं। देखिए एक कंपनी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक कंपनी, इसका करंट एसेट कितने हैं, 10 लाख रुपए के, करंट लाइबिलिटी कितनी है, 4 लाख रुपए की। ठीक है, यानी कि देखो एसेट का क्या मतलब है कि हमारे खर्चे हैं, इतना हमें खर्चा करना है। लाइबिलिटी का मतलब हमारे पास इतना पैसा है, तो कितने का गैप बना, 6 लाख रुपए का गैप बना। आप देखिए, है ना, हमारे पास कितना पैसा है, 4 लाख रुपए, अपने दोस्त से लिया, उधार लिया है, कुछ भी किया, 4 लाख रुपए है मेरे पास, और मेरा काम खर्चा कितना है, 10 लाख रुपए का, तो मेरे पास गैप कितने का आ रहा है, 6 लाख रुपए का। ठीक है, अब यहीं पर ही जो ये कैपिटल, वर्किंग कैपिटल गैप है 6 लाख, इसी को ही बैंक फाइनेंस करता है। अब MPBF मेथड 1 और MPBF मेथड 2 दोनों देखेंगे और कैसे समझेंगे। वर्किंग कैपिटल गैप कितने का है, 6 लाख का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक कि गैप किससे निकाला हमने। ठीक है, अब पहला मेथड कहता है कि जो गैप है उसका 25% खुद अरेंज करो। तो गैप का 25% यानी कि 6 लाख रुपए का गैप है, उसका 25% कितना होगा, 1.5 लाख रुपए, यानी 1.5 लाख रुपए बारोवर खुद लेकर आएगा, अपनी जेब से लेकर आए, चाहे जैसे करे, दोस्त से मांगे, उधार ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 1.5 लाख खुद लेकर आओ। तो गैप कितने का था, 6 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए तुम्हें खुद लाना है, तो मैं कितना दूंगा आपको, 4.5 लाख रुपए। तो बैंक कितना सैंक्शन करेगा, सिर्फ 4.5 लाख रुपए। दूसरा मेथड कहता है कि हम तुम्हें 25% जो है करंट एसेट का तुम अरेंज करो खुद, यानी कि ये मेथड क्या कहता है, 25% जो गैप है उसका अरेंज करने के लिए, 25% किसका, गैप का, और ये कहता है कि 25% करंट एसेट का। करंट एसेट कितने हैं, 10 लाख रुपए के, तो करंट एसेट अगर आपके 10 लाख रुपए हैं तो उसका 25% कितना हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए भाई खुद लेकर के आओ और बाकी का हम तुम्हें देंगे। तो 6 लाख रुपए हमें चाहिए थे, उसमें से 2.5 लाख रुपए बैंक ने कहा खुद अरेंज करके लाओ, तो हमें लोन कितना मिलेगा, 3.5 लाख रुपए का। ठीक है, तो हमें 3.5, अब आप देख पा रहे होंगे पहले मेथड में आपको 4.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, दूसरे मेथड में 3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ये जो है थोड़ा लिबरल है और ये ज़्यादा टाइट हो जाता है। यहाँ 1:1 का रेशियो मेंटेन करना होता है पहले मेथड में, और यहाँ 1:1.33 का रेशियो मेंटेन करना होता है। करंट किसका, करंट रेशियो का। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये है आपके ABM का फ्रेंड जो है टॉपिक, लेकिन अब आया है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेने में चीज़ें जो है रिवाइज हो जाती हैं और अच्छा भी रहता है। कन्वर्जन की बात करें, कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी इज जनरली नॉट अ प्लान एक्शन। ध्यान दीजिए, लोन को इक्विटी में बदलने का जनरली मन रहता नहीं है, ऐसा प्लान बनता नहीं है, एक्सेप्ट व्हेन बैंक एंड बारोवर एग्रीड अप फ्रंट टू कन्वर्ट लोन इनटू इक्विटी एट लेटर स्टेज। जब तक कि बारोवर और बैंक ऐसी स्थिति में आ जाएं कि वो जो है डिस्कस कर लें कि चलो ठीक है लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, बाद में, शुरू में नहीं। पहले लोन दिया था, लोन वापस करना होता है। लेकिन अगर मान लो स्थिति ऐसी बनी कि बारोवर नहीं दे पा रहा पैसे, तो फिर चलो बैंक एग्री कर जाता है, ठीक है चलो कोई नहीं, इसको इक्विटी में बदल दो। इन सच अ केस एट द एक्सपायरी ऑफ एग्रीड टर्म द लोन इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी ऑफ द बारोवर। तो क्या होगा, जब एग्रीड टर्म एक्सपायर कर जाएगा, मान लो 10 साल के लिए लोन लिया है, 10 साल में नहीं चुका पाए, तो जो लोन है वो इक्विटी में बदल जाएगा, किसकी, बारोवर की। मतलब अब जिसने लोन दे रखा है, मतलब जो है लोन जिसने दे रखा है, लेंडर जो है,
उसके पास में उस कंपनी के शेयर आ जाएंगे कुल मिलाकर के लोन के बदले में। ओके, द वैल्यूएशन मैकेनिज्म इज प्री एग्रीड। कैसे वैल्यूएशन होगा वो चीज़ पहले से डिसाइडेड रहती है, और ये जो है लेंडर के लिए ऑप्शनल होता है, वो चाहे तो लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करे, चाहे तो ना करे। मैनी टाइम्स लोन क्वालिटी डिटोरिएट्स एंड द बारोअर एक्सप्रेसेस इनएबिलिटी टू पे इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट। कई बार क्या होता है कि लोन की क्वालिटी जो है घट जाती है, ख़राब हो जाती है, और बारोअर जो है अपनी इनएबिलिटी दिखाने लगता है, भैया हम सक्षम नहीं हैं, हम इंस्टॉलमेंट जो है पे नहीं कर पाएंगे, हम आपको इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, हम आपको इंस्टॉलमेंट। जैसे कोविड आया, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सब कुछ, तो वैसे में बारोअर परेशान हो गया, उसने मना कर दिया कि हम नहीं पैसे दे पाएंगे। ओके, इन सच ए सिनारियो तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट विद नो बेटर ऑप्शन। अब बैंक के पास कोई अच्छा ऑप्शन बचा नहीं है, तो लोन इज रीस्ट्रक्चर्ड एंड एज पार्ट ऑफ द स्कीम कन्वर्जन ऑफ फुल आर पार्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग इज डन इनटू इक्विटी ऑफ द बारोअर एट एन एग्रीड प्राइस। तो बैंक के पास में कोई अच्छा ऑप्शन नहीं बचता है, तो लोन को रीस्ट्रक्चर किया जाता है एज पर स्कीम, और इसमें जो है या तो पूरा का पूरा लोन जो बचा हुआ है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, या जो जितना पार्ट वो कस्टमर बोलता है उतना जो है इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि अब उस लोन के बदले में उस कंपनी में सर्टेन अमाउंट की हिस्सेदारी ले ली जाती है। मार्केटेबिलिटी ऑफ सच शेयर इज जनरली पुअर। अब लेकिन एक समस्या है कि ऐसा जो शेयर आपके हाथ लगता है ये मार्केट में बहुत खरीदा बेचा नहीं जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस डूब रहा है, तो ऐसे में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। एंड दीज गिव नो रिटर्न टू लेंडर। इससे कोई रिटर्न को मतलब लेंडर को कोई खास रिटर्न नहीं आता है, एक्सेप्ट सीट ऑन बोर्ड। लेकिन हाँ, एक फ़ायदा होता है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक सीट मिल जाती है, जिसकी सहायता से बैंक जो है अब उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके प्रोजेक्ट की रनिंग को अच्छे से मॉनिटर कर सकता है। बस ये एक फ़ायदा हो जाता है इस कन्वर्जन पूरे मेथड का। ओके, फिर बात करते हैं मोरेटोरियम की। पूरा कॉन्सेप्ट आपको एजुकेशन लोन के सहायता समझाया है, अगर वो दिमाग में है तो चीज़ें समझना मुश्किल नहीं होगा। इट टेक टाइम फॉर एनी प्रोजेक्ट टू स्टार्ट जनरेटिंग कैश फ्लो। किसी भी प्रोजेक्ट को कैश जनरेट करने में समय लगता है, खास करके पॉजिटिव कैश फ्लो यानी कि प्रॉफिट में आने में, है ना, प्रॉफिट में आने में समय लगता है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। Therefore, till such time the borrower start generating required cash, lenders give time to start the repayment। तो जब तक बारोअर जो है कैश जनरेट करना नहीं शुरू कर देता है, तब तक के लिए लेंडर उसे मौका देता है कि तुम चलो ठीक है रीपेमेंट ना करो, जब पैसे आने लगे तब करना। तो इसी ग्रेस पीरियड को ही मोरेटोरियम कहा जाता है। ये जो समय दिया गया आपको बीच में गैप, उसी को ही हम मोरेटोरियम कहते हैं। मोरेटोरियम इज जनरली फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट। ध्यान दीजिएगा, मूलधन को चुकाने के लिए आपको मोरेटोरियम दिया जाता है। इंटरेस्ट को आपको एज एंड व्हेन ड्यू होता है वैसे पे करना चाहिए। मैंने एजुकेशन लोन का बढ़िया एग्जांपल दिया था। इंटरेस्ट आपको जमा करते रहना चाहिए, जनरली करते नहीं है। अगर मान लीजिए भविष्य में, मेरी बात ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने बच्चों के लिए जो एजुकेशन लोन वगैरह लेते हैं तो वहाँ ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट पे करते रहिए टाइम टू टाइम। ओके, आप उससे आपका बचत होगा, सीधी सी बात है। इट इज़ म्यूचुअल टू एग्री फॉर मोरेटोरियम फॉर द इंटरेस्ट रीपेमेंट। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट में भी जो है इंटरेस्ट की पेमेंट में भी मोरेटोरियम का टाइम चाहिए, यानी कि कुछ सर्टेन अमाउंट समय तक आप नहीं पे कर सकते, तो उसके लिए आपको म्यूचुअल एग्री करना पड़ेगा, बैंकर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। ओके, तभी जा करके आपको ये अधिकार मिल पाएगा। ओके, तो ये हो गई बात रीपेमेंट से हमें करनी थी। तो अगर हम रीपेमेंट की बात करें तो लोन जो है जनरली रीपेड किए जाते हैं ग्रांटेड पीरियड में, है ना। इंस्टॉलमेंट दी जाती है, वो तो मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली होती है, और जितना 10 साल 5 साल जो भी टाइम देता है उसमें रीपेमेंट होनी चाहिए। ठीक है, कुछ विशेष जो एसेट्स होते हैं उनके लिए जब लोन दिया जाता है तो उसकी रीपेमेंट जो है बुलेट पेमेंट में एक साथ में ले ली जाती है। इसका भी एग्जांपल दिया था कि 5 लाख रुपए का लोन अगर आपने 5 साल के लिए लिया है, और मान लो ये जो है 8 लाख हो जाता है 5 साल के बाद में, तो 8 लाख एक साथ ही पे कर देना बुलेट पेमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, मोरेटोरियम आपको मूलधन के रीपेमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, जहां ऐसे प्रोजेक्ट में जो कि बड़े हैं और उनमें कैश जनरेशन में यानी कि प्रॉफिट आने में ज़्यादा समय लगता है। अगर हम EMI की बात करें तो जो फाइनेंशियल बर्डन है वो धीरे धीरे स्प्रेड आउट होता है, यानी कि फैला हुआ होता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो धीरे धीरे घटता जाता है। हर एक इंस्टॉलमेंट में पहले जो लोन में इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है, जो इंटरेस्ट बना है, उसको पहले जो है चुकाया जाता है, और फिर बाकी अमाउंट को जो है मूलधन चुकाने में यूज किया जाता है। करेंसी की मैं बात करूं तो बहुत सारे लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, मैनी लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि हमें इंपोर्ट कंपोनेंट को ध्यान देना होता है, यानी कि एसेट को हमें इंपोर्ट करना, विदेश से लाना है, तो ऐसे केस में फॉरेन करेंसी में लोन सैंक्शन किया जाता है। ठीक है, जो कोटेशन होती है वो फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड होती है, तो ऐसे में थोड़ा सा जो ये एक्सचेंज रिस्क है वो कस्टमर के ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि जब तक एक्चुअल इंपोर्ट होता है हो सकता है उसमें समय बीत जाए। अभी डॉलर 80 रुपये का चल रहा है, हो सकता है उसमें तक डॉलर जो है 90 रुपये या डॉलर जो है 100 रुपये का
हो जाए, इट इज़ पॉसिबल। ओके, रीपेमेंट्स आर आल्सो डन इन फॉरेन करेंसी। जो रीपेमेंट कस्टमर करेगा वो भी फॉरेन करेंसी में करेगा, क्योंकि लोन हमने फॉरेन करेंसी में दिया है। तो ऐसे में उसको क्या करना होगा, मार्केट से जा करके रुपये पे करेगा वो मार्केट में, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में रुपए पे करेगा और बदले में डॉलर लेगा और डॉलर ला करके ब्रांच में जमा करेगा। अब यहाँ पर भी जो रेट में फ्लक्चुएशन हो रहा है वो भी कस्टमर को ही बियर करना पड़ता है। सिक्योरिटी, बैंक आपको लोन देगा तो बदले में कुछ ना कुछ आपके पास अपना गिरवी रखेगा। गिरवी रखने में वो आपका प्राइमरी एसेट गिरवी रखता है। प्राइमरी एसेट उस एसेट को कहते हैं जो उस टर्म लोन के दम पर आपने बनाया है। अगर आपने टर्म लोन ले करके घर बनवाया तो वो घर आपका प्राइमरी एसेट हो गया, उसको अपने पास चार्ज क्रिएट कर लेगा, उसका मॉर्गेज कर लेगा। कई बार ज़रूरत प्राइमरी एसेट से नहीं पूरी होती तो बैंक आपके पर्सनल एसेट, जो पहले से आपके पास कोई चीज़ मौजूद है, उसको कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर रख लेता है। ठीक है, ताकि जो प्रमोटर है जिसने लोन लिया है वो हाईली कमिटेड रहे, उसको डर बना रहे कि मेरा दोनों घर डूब जाएगा। टेंजिबल सिक्योरिटी ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं, इनटेंजिबल सिक्योरिटी कम। टेंजिबल यानी जैसे हम जिसे छू सकें, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जो लेंडर है, जो उधार देने वाला है, वो आपके जो प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर और इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करवाता है। मॉर्गेज एसेट का टाइटल कैसा है, मालिकाना हक है या नहीं है, इसको हम बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे, ये सारी चीज़ें भी चेक करी जाती हैं। लोन के अमाउंट की अगर बात करें तो आपके जो एसेट है उसका इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करवाएगा। उसके बाद आपसे मार्जिन की बात करेगा कि कितना अमाउंट आपको खुद लाना है। 10% 15% आपको खुद लाना होगा। अगर आप 20 लाख के लोन के लिए जा रहे हैं तो बैंक आपको बोल देगी कि 10% सर खुद अरेंज करिए, यानी 2 लाख खुद अरेंज करके दीजिए और 18 लाख रुपए का लोन हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये मार्जिन जो है बैंक अरेंज करके उसके बाद में लोन का अमाउंट आपके लिए डिटरमाइन करता है। अगर जो है फिक्स एसेट खरीदने के लिए जो है आपने लोन लिया हुआ है तो उस समय फिर डेट इक्विटी रेशियो को भी ध्यान में रखा जाता है। डेट इक्विटी रेशियो में होता है कि कितना डेट कंपनी के ऊपर है डिवाइडेड बाई कितनी इक्विटी, यानी कितनी पूंजी कंपनी के पास है। अप्रेजल की बात करें तो अप्रेजल प्रोसेस जो है, जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंस हो रहा है उसका साइज और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा इसकी अप्रेजल प्रोसेस। लेकिन अप्रेजल में दो चीज़ें, इकोनॉमिकली जो प्रोजेक्ट है वो आपका चलेगा या नहीं चलेगा और टेक्निकली संभव है या नहीं, इस बात को चेक किया जाता है। फिर हमने बात की वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की, तो ये नॉर्मल टाइप का टर्म लोन नहीं होता है, बल्कि जो है ये आपके करंट एसेट्स के अगेंस्ट आपको टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये उस केस में होता है जब आपको वर्किंग कैपिटल लोन दिया गया। ध्यान दीजिए, वर्किंग कैपिटल लोन है, ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन है, यहाँ टर्म और जुड़ गया है। ओके, तो आपको जब वर्किंग कैपिटल लोन दिया गया बैंक के द्वारा, लेकिन आप उससे आपको पैसे की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपको लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट हो रहा है, क्रंच हो गया है, आप पैसे नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपको जो सीसी अकाउंट होता है वो ओवरड्रान रहता है। ठीक है, अब इस शॉर्ट टर्म जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आपके पास आई है उसी को ठीक करने के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन बैंक आपको देता है, जिसे है वर्किंग कैपिटल टर्म लोन कहा जाता है। इसमें आपकी इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दी जाएगी। भाई सीधी बात, टर्म लोन है तो इंस्टॉलमेंट फिक्स होंगी। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन जो है मतलब आपके उदारीकरण की नीति आने से पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस समय लोन देना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड था और साथ ही साथ में मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस के जो कॉन्सेप्ट था वो भी बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट हुआ करता था। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस टंडन कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ था। इसमें दो मेथड हैं, पहला मेथड और दूसरा मेथड। पहले मेथड में करंट रेशियो 1:1 का होना चाहिए और दूसरे मेथड में 1:1.13 का होना चाहिए। एक एग्जांपल से हम MPVF मेथड को समझेंगे। मान लो कंपनी के पास करंट एसेट हैं 10 लाख रुपए के, करंट लाइबिलिटी हैं 4 लाख रुपए की। तो अभी ऐसे पता है जनरली हमें क्या लगता है, यार 4 लाख रुपए हमारे पास लाइबिलिटी से मतलब 4 लाख रुपए चुकाने हैं, है ना। आपको ये लग रहा होगा कि 4 लाख रुपए चुकाने हैं, तो सर ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास 4 लाख रुपए कैश है। भाई 4 लाख चुकाने इसका मतलब 4 लाख किसी से लिए हो, समझो बात को, है ना। अपने दोस्त से मैंने लिया, अपने बैंक से लिया, मैंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, मेरी लाइबिलिटी 10 लाख रुपए की बन गई, लेकिन बदले में मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए, समझो आप इस बात को। ओके, तो ये 4 लाख रुपए आपके पास खर्चने के लिए हैं। आपको खर्चना कितना है, 10 लाख रुपए। तो अब कितना लोन चाहिए, 6 लाख रुपए मुझे चाहिए। भाई 4 लाख मैंने बैंक से दोस्त से ले रखा है और 10 लाख रुपए का मेरा प्रोजेक्ट है, तो 6 लाख रुपए और चाहिए। अब पहला मेथड कहता है कि जो गैप है उसका 25% तुम खुद लाओगे। दूसरा मेथड है करंट एसेट का 25% तुम लाओगे। बस इतना ही डिफरेंस है। अब गैप का 25%, हमारे पास गैप कितने का है, 6 लाख रुपए का। 6 लाख का 25% 1.5 लाख रुपए हो गया, यानी 1.5 लाख आप खुद लाएंगे और 6 लाख में से 1.5 लाख घटा देंगे तो 4.5 लाख रुपए बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। ये दूसरा मेथड कहता है कि 6 लाख रुपए तुम्हें चाहिए, गैप है कोई बात नहीं, 6 लाख चाहिए, लेकिन करंट एसेट का 25% तुम खुद लाओगे। अब करंट एसेट कितना है हमारे पास, 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए का 25% हमें खुद लाना होगा, यानी 2.5 लाख रुपए हमें खुद ले आने होंगे। तो अब 6 लाख रुपए मुझे चाहिए, तो उसमें 2.5 लाख रुपए मैं खुद ले आऊँगा, तो मुझे कितना मिलेगा, 3.5 लाख रुपए मुझे लोन मिलेगा बैंक की तरफ से। तो यहाँ बैंक से 4.5 लाख रुपए का लोन, यहाँ बैंक से 3.5 लाख रुपए का लोन मिलता है। तो MPVF यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का मेथड 1 आपको ज़्यादा जो है पैसे दे पाता है।
फिर बात करते हैं कन्वर्जन की। कई बार क्या होता है कि बैंक का पैसा डूबने लगता है, तो उस केस में बैंक के पास ज़्यादा अच्छा विकल्प नहीं रह जाता है, क्योंकि क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है और जो बारोवर है वो कह रहा है कि हम ना इंटरेस्ट पे कर पाएंगे ना इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे। तो उस केस में बैंक के पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं बचता, तो वो क्या करता है, लोन को रीस्ट्रक्चर करके पूरे के पूरे जो पैसा बचा है या जो जो कुछ पार्ट में बचा हुए हैं, ठीक है, या तो जैसे मान लो 10 लाख रुपए बचे हैं तो पूरे के पूरे 10 लाख रुपए को जो है इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर वो बारोवर बोलता है कि नहीं 4 लाख रुपए मैं आपको दे देता हूँ, 6 ही लाख रुपए को आप इक्विटी में बदलो, तो इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि बैंक के पास में वो अधिकार आ जाता है, उसकी शेयर आ जाते हैं, कंपनी के शेयर उसके पास आते हैं, लेकिन इनकी मार्केट में ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, यानी कि ज़्यादा खरीदे बेचे नहीं जाते हैं, इसमें कोई खास रिटर्न भी नहीं मिलता है, तो नुकसान ही है ओवरऑल। लेकिन यह है कि चूँकि आपके पास शेयर आ गए हैं तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक सीट मिल जाती है, जिसकी सहायता से अब आप उस कंपनी के इस प्रोजेक्ट की रनिंग को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं मोराटोरियम की। तो भाई देखो, मोराटोरियम पीरियड होता है जब भी कोई बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें पॉजिटिव कैश या प्रॉफिट आने में समय लगता है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट हो उतना ही ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए बारोवर कैश जब तक उसके पास कैश ना आ जाए तब तक के लिए लेंडर यानी लोन देने वाला उसको बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हें सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं रीपेमेंट करने के लिए। इसी ग्रेस पीरियड को ही मोराटोरियम पीरियड कहा जाता है। ठीक है, मोराटोरियम पीरियड आपको मूलधन की रीपेमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, और इंटरेस्ट जो है एज एंड व्हेन ड्यू होता है तब आपको पे कर देना चाहिए, उसके लिए आपको मोराटोरियम पीरियड नहीं मिलता है। यदि आपको इंटरेस्ट पे करने के लिए भी मोराटोरियम पीरियड चाहिए तो वो आपको म्यूचुअली एग्री करना होगा बैंकर्स के साथ में। ठीक है फ्रेंड, तो बस इसी के साथ लेक्चर खत्म होता है। होप है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।